यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में सताए गए हिंदुओं को यूपी में बसाने का पूरा खाका भी तैयार कर लिया है, लेकिन ये भी साफ है कि योगी बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए वो आग है जिसके करीब जाने भर से झुलसना तय है। और पीड़ित सनातनियों के लिए योगी वो आस बन गए हैं जिसकी उम्मीद शायद इन लोगों ने कभी की भी नहीं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा। बांग्लादेश से हम तो आए नहीं, हमारे बाप दादा आया, लेकिन हम लोग यहाँ 40-45 साल से यहाँ बसे हुए हैं। वहाँ पर क्या उत्पीड़न वगैरह हुआ तो इस वजह से आना पड़ा था? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर करीब 107 विस्थापित बांग्लादेशी परिवार रहते हैं। अब योगी सरकार ने इन्हें एक नई सौगात दी है, इनके पुनर्वास की व्यवस्था की है। ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। योगी घुसपैठियों के लिए आग हैं और पीड़ितों के लिए आस है योगी, क्योंकि यूनुस बांग्लादेश से हिंदुओं को भगा रहे हैं और योगी उन्हें यूपी में ठिकाना दे रहे हैं। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। सनातनी यूपी का हो या देश के किसी कोने का हो या फिर विश्व के किसी हिस्से का, योगी के लिए सनातनी सनातनी है। माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, वही पहनावा है, वही संस्कार है, वही आदर्श है। अंतर सिर्फ एक है, ये भारत के नहीं बांग्लादेश के हिंदू परिवार हैं। इसीलिए तो मेरठ में रह रहे 99 बांग्लादेशी हिंदुओं को यूपी में योगी अब परमानेंट एड्रेस देने जा रहे हैं। 40 से 45 साल पहले ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद यहीं पर उन्होंने अपना मकान बनाया। कुछ कच्चे मकान हैं, कुछ पक्के भी मकान यहाँ पर बन चुके हैं। आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप मकान आप देख रहे हैं, पक्के मकान भी बना लिए गए। बाकायदा इनका यहाँ का श्रमिक कार्ड, वोटर कार्ड, तमाम व्यवस्थाएँ की है। लेकिन अब सरकार इन्हें फिर से इनको स्थापित करना चाहती है। लेकिन योगी के इस कदम से बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या ये समझने की भूल बिल्कुल न करें कि योगी के तेवर उनके लिए नरम पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां योगी बांग्लादेशी हिंदुओं को बसा रहे हैं तो घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी भी उनकी बराबर चल रही है। गोरखपुर में बना ये 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर उसी का सबूत है। साफ है, योगी इन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मसीहा बन गए हैं। अभी तक ये लोग मेरठ के नगला गोसाई गाँव में रह रहे थे। सरकारी जमीन पर इन्होंने मकान बनवा लिए थे। इन पर हर वक्त खतरा बना रहता था। लेकिन अब योगी सरकार ने सभी हिंदू परिवारों को आधे एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके तहत यहां से अब इन्हें कानपुर देहात लाकर बसाया जाएगा। सभी विस्थापित हिंदू हैं, बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश में इन पर अत्याचार हुआ, जिसके बाद वो यहाँ पर आकर इनके पूर्वज बस गए थे। लेकिन अब इन्हें पूरी तरीके से योगी सरकार पुनर्वास की योजना बना ली है और इन्हें मेरठ से दूर कानपुर शहर में बसाया जाएगा। और इन हिंदू परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत कानपुर के 2 अलग अलग गांवों में बसाया जाएगा। 50 परिवारों को भैसैया गांव में 27.5 एकड़ जमीन पर बसाया जाएगा, जबकि बाकी 49 परिवारों को ताजपुर तरसौली गांव में 26.01 एकड़ जमीन पर बसाया जाएगा। हर परिवार को 30 साल की लीज पर 0.50 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे 30 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए 2 बार रिन्यू किया जा सकेगा। कुल मिलाकर ये लोग 90 साल तक लीज पर ये जमीन ले सकते हैं। वर्तमान में जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित करने का जो है व्यवस्था की जा रही है। योगी सरकार के इस फैसले पर ये बांग्लादेशी हिंदू परिवार अब खुशी जता रहे हैं। आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? 40-50 साल से रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमारी जो है ये बहुत प्रस्ताव जो पास किया है। यूपी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, तो उसकी गूंज बांग्लादेश तक भी पहुंची होगी।
देश में अभी तक पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए कदम उठाए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों के लिए ऐसा कदम उठाया है। जो बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थियों को लेकर फैसला माननीय योगी जी ने लिया है, उसका फिर से हम खैर मकदम करते हैं। काबिल तारीफ है, हमारे हिंदू भाइयों को भारत के अंदर बसाया जाए। ऐसे किसी को बसा लेना सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए और फिर उनके बच्चों को अनाथ छोड़ देना, उनके लिए उनकी देखभाल न करना, मैं समझता हूँ ये तो उनके साथ और भी बड़ा अन्याय है। लेकिन इन सब के बीच वो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए जो भारत में कमाने, खाने और बसने के लालच में सीमा लांघ कर आ गए हैं, यूपी में उन पर कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, ये भी तय है। राजू राज, जी मीडिया, मेरठ। और अब बात योगी के प्लान ए की। यूपी की सियासत में 2027 की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। पीडीए के मुकाबले योगी सरकार ने अब प्लान ए पर फोकस बढ़ा दिया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय तक विकास योजनाओं की सीधी पहुंच को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बैंकिंग, रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए बड़ा आउटरीच दिखाने की कोशिश है। सवाल ये कि क्या विकास का ये मॉडल सियासी समीकरण भी बदल पाएगा? इस रिपोर्ट से समझिए। एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। स्पष्ट नीति और सुशासन के बल पर भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पीडीए की काट, योगी का प्लान ए तैयार। 30 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास के अभियान को आगे बढ़ाया है। सबका साथ, सबका विकास। जो भी योजनाएं चलाई, चाहे वो आवास देने का काम हो, गरीब मुसलमानों को आवास मिला। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, बिना भेदभाव के। मुसलमान तो काफ़ी भाजपा से जुड़ना चाह रहा, बाकी समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक वहम फैला दिया। 2027 के लिए योगी ने पीडीए की काट तलाश ली। जिस वोट बैंक को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है, अब उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी है। योगी ने प्लान ए यानी अल्पसंख्यक को साधने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, और इसकी वजह है योगी राज में अल्पसंख्यकों के लिए हो रहे विकास के काम। योगी सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय का विकास हो रहा है। योगी सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय को बैंकिंग क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ लाभ मिला है। पिछले एक साल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कई योजनाओं के तहत 53,704 करोड़ रुपए का ऋण मिला। 28.85 लाख अल्पसंख्यक लाभार्थियों को ऋण का लाभ मिला। 21 अल्पसंख्यक बहुल्य जिलों में 16 लाख से अधिक बैंक खाते खोले। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण अल्पसंख्यक खाताधारकों को दिया गया। व्यापार, स्वरोजगार और शिक्षा के लिए दिए गए ऋण से अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है। यानी विकास के पथ पर दौड़ रहे यूपी में सबका विकास हो रहा है, और इस दौड़ में अल्पसंख्यकों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। अब तक की जो भी योजनाएं चलाई, चाहे वो आवास देने का काम हो, गरीब मुसलमानों को आवास मिला। अगर बात करें उनके गैस योजना के तहत, तो मुसलमानों को गैस योजना के तहत लाभ दिया गया। देखिए, सरकार ने जो है रोजगार के तरफ हम ही को जो है एक सरकार ने आवास भी 1,40,000 का दिया है, जिसमें हमारे में कोई कटौती नहीं हुई। ये भी हम मोदी सरकार को बधाई देना चाहते, योगी सरकार को बधाई देना चाहते। सर्वे हुआ, उसमें लगभग 29% लोग लाभान्वित है। जो सरकारी योजनाएं चल रही है, लगभग उसकी संख्या 29% है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज लाभान्वित हुआ है सरकार में। यानी जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से बिना भेदभाव के विकास का रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इससे यूपी में अल्पसंख्यकों का भी विकास हो रहा है। जो मोदी जी का लोन मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है। इससे हम लोग अच्छा धंधा कर रहे हैं। सभी जात धर्म के लोगों को दे रही है, खासतौर से मुसलमान ही नहीं है, इसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, तमाम लोगों को मिले हैं। अच्छी बात है, सरकार को ऐसा ही पहल करना चाहिए। जो भी अल्पसंख्यकों के लिए हो रहा है, मोदी सरकार जी जो कर रही है अल्पसंख्यकों के लिए, बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत ही बेहतर हो रहा है और अच्छा ही होगा। यानी योगी की विकास वाली छवि अल्पसंख्यकों को भी भा रही है। यही नहीं, टीम योगी ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रही है।
और मिशन 27 के लिए योगी का ABCD वाला प्लान भी तैयार है। ए कैटेगरी वो सीटें जहां बीजेपी भारी मतों से जीती, यहां पुरानी टीम एक्टिव रहेगी। बी कैटेगरी 2017 में हारी लेकिन 2022 में जीते सीटें, यहां बूथवार एनालिसिस किया जा रहा है। सी कैटेगरी जहां दूसरे दल से आए प्रत्याशी जीतकर बीजेपी में आए, यहां देखा जाएगा कि जीत प्रत्याशी की वजह से हुई या पार्टी की वजह से। और डी कैटेगरी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके की जीत जैसे रामपुर और कुंदर की, यहां अलग रणनीति बनाई जाएगी। यानी डी कैटेगरी की सीटों पर फतह पाने के लिए योगी ने प्लान ए को अभी से एक्टिवेट कर दिया है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर अब यूजीसी से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगाते हुए केंद्र और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब मांगा है, लेकिन इसके बावजूद कैंपस राजनीति थमती हुई नजर नहीं आ रही। जेएनयू में विरोध, नारेबाजी और वैचारिक टकराव के बीच में अब सवाल सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि शिक्षा बनाम राजनीति का भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आखिर छात्र हित, कानून और विचारधारा की इस लड़ाई में आगे क्या होगा और आखिर क्यों जेएनयू में छात्रों को भड़काया जा रहा है, सड़क पर उतारा जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। एक तरफ यूजीसी पर छिड़े घमासान पर सुप्रीम ब्रेक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब मांगा है। इस बीच जेएनयू कैंपस में लेफ्ट विंग के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक के खिलाफ आवाज उठाई और पुतला दहन कर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान बैनरों पर ब्राह्मण मुर्दाबाद भी लिखा गया। करीब 50 से ज्यादा छात्रों ने प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन सवाल ये है कि जब कोर्ट ने नियमों पर रोक लगा दी है तो फिर विरोध क्यों छात्रों को सड़कों पर लाया जा रहा है? और क्या ये मुद्दा वास्तव में छात्रों का है या किसी बड़ी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा? ये देश को और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तोड़ने की पूरी साजिश है कि दो भागों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बांट दिया जाए। ये लोग सीधे हर एक मामले में, आप अफजल गुरु के मामले में देखिए, आप हिडमा के मामले में देखिए, आप यूजीसी के मामले में देखिए, ये लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। सदियों से चलता आ रहा है ये प्रकरण, और अगर आप ये जैसे विरोध तो करते ही करते हैं, विरोध आप कर रहे हैं तो एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए। आप एक लोकतांत्रिक शब्दों की मर्यादा का पालन करते हुए विरोध करें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि यूजीसी के नए नियम फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे और साल 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे। इसी को लेकर जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अब बड़ा सवाल है कि जब नियम लागू ही नहीं हो रहे तो विरोध किस बात का? एक पक्ष कह रहा है कि लड़ाई भविष्य के कानून की है ताकि नियम पूरी तरह लागू हो, लेकिन दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या छात्रों को ऐसे वैचारिक मुद्दों में आगे किया जा रहा है जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई या करियर पर नहीं पड़ रहा? क्या वामपंथियों का ट्रेंड है, ये हमेशा से यही करते आते हैं। जैसे इनका अभी कुछ महीने पहले जंतर मंतर पे किसी वायु प्रदूषण को लेकर प्रोटेस्ट करने गए थे, वहाँ पे हिडमा अमर रहो, कॉमरेड हिडमा अमर रहो, ये नारे लगा रहे थे। जो हिडन एजेंडा चाहे किसी भी बात पे शुरू करे पर अल्टीमेटली अपनी बात को खत्म करते हैं सिर्फ एवीपी आरएसएस की कब्र खोदने की, मास किलिंग की बात करने की। जो ये चीन में टिanजिमेन स्क्वायर में किया, चाहे रूस हो, जहाँ जहाँ ये रहे हैं वहाँ वहाँ मास किलिंग, मास जेनोसाइड की बात करें। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नियम सही हैं या गलत, सवाल ये भी है कि क्या छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या उन्हें किसी बड़े नैरेटिव का हिस्सा बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षा का मुद्दा कहीं राजनीति और विचारधारा की जंग में तो नहीं फंस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर असम में मियां शब्द को लेकर छिड़ा हुआ सियासी घमासान अब देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर जहां पर विपक्ष और मुस्लिम संगठन हमलावर हैं, वहीं हेमंता अपने बयान को सही ठहराते हुए इसे अवैध घुसपैठ और असम की पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रहे हैं। चुनाव से पहले तेज हुई ये सियासी जंग अब किस दिशा में जाएगी, ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। मियाँ मियाँ कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। मैं अगर मियाँ मियाँ करूं, वो भी असमिया असमिया करे। बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से मतलब ये है हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ।
बोलो मियाँ के बदुआ से करो। हेमंता का मियाँ चैप्टर। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। मियाँ चैप्टर पर सियासी गदर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिश्व शर्मा साहब आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है। यूपी तक परेशान मियाँ भाई। मियाँ मियाँ कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का भी कोई लिहाज पास नहीं है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनके बयान अक्सर सियासी तूफान खड़ा कर देते हैं, एक बार फिर उनके एक बयान ने देश भर में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे ही मियाँ शब्द का इस्तेमाल किया, मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना भड़क गए। दरअसल इसके पीछे हेमंता बिस्वा का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ को 5 की जगह 4 रुपए दे, उन्हें कष्ट दे, जिससे वो असम छोड़ दे। और साथ ही ये भी कहा कि मियाँ का नाम हटाने के लिए दिन रात काम करें। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। बस इसी बयान को लेकर बड़ा विरोध शुरू हो गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला और गैर संवैधानिक बताया। उनका कहना है कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस उनकी जहनियत का पता लगता है कि वो उन्हें मुसलमानों से कितनी ज़्यादा नफरत है। और उनका बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से मतलब ये है हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आसाम में, घुसपैठिए कहकर बांग्लादेशी कह करके मुसलमानों को इताब का शिकार और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब इलेक्शन करीब हैं तो इलेक्शन की वजह से वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। विवाद बढ़ा तो हेमंता ने सफाई दी और कहा कि मियाँ शब्द का इस्तेमाल बांग्लादेश से आए लोगों के लिए किया था, जिसमें वो खुद को ही मियाँ कहते हैं। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करूँ, वो भी असमिया करे, आपत्ति क्या है? दरअसल असम में इससे पहले भी लंबे वक्त से अवैध बांग्लादेशियों का मामला गर्म है और हेमंता सरकार ने बांग्लादेशियों को असम से खदेड़ने के लिए अभियान चला रखा है। और तो और कई जगहों पर हेमंता सरकार का बुलडोजर भी गरज चुका है और अब चुनाव से ठीक पहले असम में बांग्लादेशियों का मुद्दा गरमाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी रिपोर्ट के साथ खबर समझिए हुए अभी के लिए बस इतना ही।